गुड आफ्टरनून। बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। आज हम लोग स्लाइड शो को देखेंगे, उसके साथ साथ नोट्स बनाएंगे अपने, और साथ साथ मैं समझाता रहूँगा आपको। अभी मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड। जो पॉइंट आपके पास नोट है उसको नहीं नोट करेंगे, जो कोई नया पॉइंट आपको मिलता है कॉम्पिटेटिवली उसको आप नोट करेंगे यहाँ पे। तो शुड आई स्टार्ट? ओके। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया था। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। जो हम पढ़ चुके हैं मैं उसको निकालता जाऊंगा फास्ट। जो चीज हमारे पास नहीं आएगी उसको हम नोट कर लेंगे। ओम्स लॉ की डेफिनेशन सबको पता है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी। मालूम है ना सबको ये? यस और नो? यस सर। यस Yes. सर। रेजिस्टेंस को डिफाइन भी हमने किया हुआ है, इसको आप मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको एज सच स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आपसे नोट करने में दिक्कत होगी तो बाद में देख लेना। कोई पॉइंट ऐसा नोट करना है जो पहले ना किया। यूनिट वगैरह सब हम जानते हैं। डायमेंशन जरूर नोट करना बेटा। कंपटीशन वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए एक क्वेश्चन पक्का आता है डायमेंशन। ये जो डायमेंशन वाला पार्ट है ना, ये जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये मैंने तो वैसे तो 11th में ही करवा दिए थे आपको डायमेंशन, बट ये आपने अच्छे से करना। बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट वी नो। उसके बाद एक ओम को कैसे डिफाइन करें? 1 ओम रेजिस्टेंस। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current passing through a conductor when 1 volt of potential difference is applied. तो लास्ट ईयर जब बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आई, 1 ओम की। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो ठीक है, या आपको 1 ओम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये मालूम ही है, फॉर्मूले से भी कर लेंगे आप लोग कि 1 एम्पियर का करंट जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन सिंबल दैट वी नो। अब यहाँ ना वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल भी नोट करो। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। ये एरो को मैं इसके ऊपर भी बना सकता हूँ। मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना, वेरिएबल वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते, तो आप ये एरो को ऐसे काट के यहाँ भी दिखा सकते थे इस तरह। ये दोनों सिंबल आपने नोट करने। वन इज फॉर कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी वेरिएबल चीज हो ना। जैसे आपने कैपेसिटर पढ़ा, ये कैपेसिटर है, ये वाला। अब आपने कैपेसिटर पढ़ा, लेकिन मुझे इसको वेरिएबल बनाना है तो मैं इसको ऐसे क्रॉस कर दूंगा एरो। किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने एरो से क्रॉस कर दिया तो वो आपके पास वेरिएबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेरिएबल। तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इट बिकम्स वेरिएबल। पॉइंट वही नोट करने हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिले। ये आपको क्या दिखाया गया है? तो ये आपको ये दिखाया गया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन मूव किए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और जो डार्क कलर में मैंने बनाए हैं ये है आयंस, एटम्स या आयंस। अब रेजिस्टेंस का कारण क्या होगा कि जब
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। यहाँ पर लिख दिया गया opposition to the flow of current in a conductor is due to collision of electron with the ion, due to collision of electron with the ion। अब कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं? नेचर ऑफ द मटेरियल, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। गर्भ कनेक्टेड हो क्या? Sir, हाँ, कनेक्टेड हो ना आप? yes, sir. समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ? Yes, sir. ओके। कुछ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। बीच बीच में पूछ लूंगा मैं और वीडियो ऑन करवाऊंगा किसी भी बच्चे का। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो वापस ले लूंगा आपसे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब पता है हमें। तीसरा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और मैथमेटिकली ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसको एक रिवीजन हो रही है आपकी टॉपिक की। ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Ohm's law is neither a basic law nor a derivable one. V is equal to IR is just an empirical relation। जो बच्चे नीट के हैं ध्यान से सुनो, आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओम्स लॉ, चार ऑप्शन थे, बेसिक लॉ, डेरिवेबल लॉ, एम्पिरिकल रिलेशन या नन ऑफ दिस। तो सेकंड पॉइंट से आपको यह हमने बता दिया कि ओम्स लॉ इज नॉट अ बेसिक बट इट इज एम्पिरिकल रिलेशन। ये मैं लेक्चर के बीच में पूछ लूंगा अभी किसी से, वीडियो ऑन करवा के तैयार रहना और मीटिंग छोड़ के मत जाना रिविजन पे। एम्पिरिकल रिलेशन, और ये जितने वीडियो है सारे ऐप पे अपलोड करूंगा मैं। ओके, आगे देखिए। माइक्रोस्कोपिकली Ohm's law is expressed as V is equal to I और नीचे R की वैल्यू है। और ये जो सिग्मा है ये रेजिस्टिविटी नहीं है, ये कनेक्टिविटी है। माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रो और मैक्रो दो तरह की स्टडी होती है। एक होती है मैक्रो। मैक्रो में स्टडी होती है बड़े साइज, जब आप ऊपर ऊपर से देखते हैं कोई बहुत बड़ी चीज को देखते हैं, उसके बिल्कुल बेसिक्स में एंटर नहीं करते हैं। और माइक्रोस्कोपिकली होता है जब हम उसके कोर्स को भी देखते हैं और उसके अंदर एंटर करके बेसिक चीजों को स्टडी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिकली बोलते हैं। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, ओम्स लॉ ही लगाया हुआ है। V इज इक्वल टू आई आर लिखा हुआ है। आई इज करंट और आर को वैसे तो आप पढ़ते हो रेजिस्टिविटी से, यहाँ रो हो गया, इधर एल और इधर ए, बस इसमें हमने उसको कनेक्टिविटी से लिया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है। तो सिग्मा इज कनेक्टिविटी, सिग्मा इज कनेक्टिविटी। नीचे क्या लिख दिया? जे, इसमें क्या है? जे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमें मालूम है, ऑलरेडी वी नो इट। जो चीज हमें पता है उसको देखते जाओगे, ये हमें पता है। एज दे मूव, कौन? इलेक्ट्रॉन, एज दे मूव दे कोलाइड अगेंस्ट एटम एंड आयंस एंड thus their motion is opposed। तो ये है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें आपने यही लिखना है, ये वाला कॉज है। क्या है ये? कॉज। व्हाट इज द कॉज? पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं इस पे क्योंकि ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी। मैनुअली मुझे बहुत कोशिश करके लिखना पड़ रहा है।
तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ कोज। कोज क्या हुआ? एज दे मूव दे collide against the atom and ions and thus their motion is a force। उसके बाद देखिए, हर चैप्टर की मैंने ये शीट्स प्रिपेयर की है। opposition offered to the flow of charge through a conductor is called resistance। मालूम है, सबको मालूम है। the resistance of a conductor depends on nature, डायमेंशन में लेंथ और एरिया आ गया, और टेम्परेचर। ये सारा पॉइंट हम कर चुके हैं। प्रेशर एंड डायमेंशन लाइक लेंथ क्रॉस सेक्शन। प्रेशर नहीं वर्ड होगा, बस लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन उसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर नहीं होगा। कंडक्टेंस क्या होती है? मालूम है सबको, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट, ये देखो साइमन यूज हुआ था ना, साइमन। साइमन साइंटिस्ट का नाम है वैसे, जिसने इस पे काम किया था। ओम ने भी किया था, साइमन ने भी किया था। तो ओम का उल्टा भी आप कर सकते हो, मो, और साइमन भी। नीट वाले बच्चे ध्यान रखना, आपको एक डायमेंशन पक्का आ रहा है पिछले 2 साल से, और वो इसी तरह के डायमेंशन आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो डायमेंशन की प्रैक्टिस जरूर करना। एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स है, और 4 नंबर का मतलब 15 लाख में कम से कम 1 लाख बच्चों का फर्क पड़ जाएगा 4 मार्क्स। अगर आपका ठीक है, बाकियों का रॉन्ग है तो। मगर ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते, सब बच्चे डायमेंशन अच्छे से करके जाते हैं। उसके बाद ये आप नोट करो बेटा, ये अभी तक टॉपिक नहीं हुआ अपना, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सब हेडिंग बना लो, कॉपी पेन खोल लो। ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है देखिए। हालांकि ओम्स लॉ, although Ohm's law has been found valid over large class of material, ओम्स लॉ बहुत सारे मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन देयर एग्जिस्ट कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। अगर याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है ओमिक एंड नॉन ओमिक। क्या होते हैं ओमिक कंडक्टर बेटा, बोलो। सर ओमिक वो होते हैं जो ओबे करते हैं which ohms law। obey Ohm's law। तो वी आई जो लाइन होगी ग्राफ की, वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये सीधी समझ लो, सीधी है ये। और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, वो लाइन, तो मेरे हाथ से ग्राफ भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे, वो लाइन आपके पास सीधी नहीं लगेगी, वो लाइन आपके पास इस तरह की बनेगी, जैसे मैंने ये इस ग्राफ में बनाया। ऐसे आप अपना ओम्स लॉ का फर्स्ट लिमिटेशन नोट करोगे। although Ohm's law is valid for large material, but there exists some material, मैंने बताया हुआ सेमी कंडक्टर, नॉन ओमिक है सेमी कंडक्टर। कुछ ऐसे मटेरियल है जहां पर ये लॉ नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं लिमिटेशन। दूसरा पॉइंट लिखो, एक बार वापस लेके आ रहा हूँ मशीन। दूसरा पॉइंट ये, वो बताया गया है सिर्फ जो डेविएशन आती है ना, जो ओम्स लॉ हम ओबे नहीं करते हैं, उसके कुछ रीजन ये रह सकते हैं कि v जैसे ही आई के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। द रिलेशन बिटवीन v एंड आई डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ v। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लिमिटेशन का। मेनली आपके पास जो पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट है जो आपने नोट करना कि कुछ मटेरियल के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी डिस्कशन को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। बस ये ग्राफ देख लो, यहाँ पर 2 ग्राफ सर आपने एक बार लिखे। लास्ट पेज दिखाना।
वापस चलो क्या? पीपीटी है ना, फिर आराम से वापस जाना पड़ेगा। देख लो, नोट कर लो, पहला पहला पॉइंट ही नोट कर लो बेटा, सफिशिएंट है। सेकंड नहीं करना सर? सेकंड में तो ये बता रहा है कि ओम्स लॉ जो वैलिड नहीं होगा उसके रीजंस क्या है, वो कोई मेंशन नहीं करना आपको ड्रॉबैक में, आप फर्स्ट पॉइंट बता देना। ओके सर। चलो बेटा अगली हो गया स्लाइड। सर। इसमें ये ग्राफ आपको बता ही रहा है, एक लाइन सीधी है, अगर सीधी लाइन से डेविएट हो जाएंगे हम तो वो ओम्स लॉ को, इसका मतलब ये हुआ, जो दूसरे पॉइंट में हमें समझाया जा रहा था ना, वो ये था कि यहाँ तक ओम्स लॉ हो गए। अब सभी मटेरियल जो ओमिक भी है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे मटेरियल जो ओमिक है वो हमेशा ओमिक नहीं होते। जो ओमिक है ना, वो कुछ वोल्टेज तक ओमिक होते हैं, या कुछ लिमिट तक ओमिक होते हैं। जैसे आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो, यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये दूसरे पॉइंट में यही चीज बता रहे थे कि जब तक वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तब तक ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन एक वैल्यू के बाद ये वाला ग्राफ यहाँ से शिफ्ट हो गया, मतलब अब ये ओमिक नहीं रहा। इतने रीजन में ये वाला ग्राफ ओमिक नहीं रहा। तो है तो ये कंडक्टर का ही ग्राफ, सेमी कंडक्टर नहीं है। सेमी कंडक्टर का ग्राफ तो शुरू से ही ऐसे होगा, नीचे से ही स्टार्ट होगा, ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करेगा। तो जो आपके मेटल भी है ना, मेटल, वो भी सारे के सारे हर कंडीशन में ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। एक लिमिट के बाद ओम्स लॉ को ओबे नहीं किया जाता। जैसे यहाँ देखिए, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको, इस मार्किंग से ये ग्राफ है वी और आई का। जो डैश वाली लाइन है वो तो है लीनियर, ओम्स लॉ को ओबे कर रही है, लेकिन जो सॉलिड लाइन है वो लाइन क्या शो कर रही है? वोल्टेज वर्सेस करंट आई फॉर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में पीछे आ रहा हूँ, वापिस लेके आ रहा हूँ, गुड कंडक्टर में भी एक लिमिट तक ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, एक वोल्टेज के बाद ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो ये भी इसका एक पॉइंट बन जाता है कि ओमिक कंडक्टर में भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो ना टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस बदलता है। जब रेजिस्टेंस बदलेगा तो फिर ग्राफ भी चेंज होगा, ग्राफ भी आपका चेंज होगा। चलो नेक्स्ट शीट पे। यस सर। ये जो आपको दिखाया ना इस शीट पे, आपको इसमें नहीं जाना ये डायोड क्या होता है, ये सब कुछ नहीं आपको देखना। आपने देखना है कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। नॉन ओमिक डायोड होते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ये वर्ड पे अभी नहीं जाना आपने, ये क्या है आप इसको समझो कि ये सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का ग्राफ आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से भी ग्राफ बनाता हूँ, सिर्फ यहाँ से, पिछले वाले ग्राफ को भी भूल जाओ, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ तो बना ही हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, यहाँ से ये बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं जा रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये एग्जाम्पल दिया गया है नॉन ओमिक कंडक्टर। किसका एग्जाम्पल दिया आपको? नॉन ओमिक कंडक्टर का, जहाँ पर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। ये भी कुछ ग्राफ है, छोड़ता जा रहा हूँ मैं, ये अलग अलग एग्जाम्पल है। ये छोड़ दो, इसको मत पढ़ो आप।
ये सिर्फ एग्जांपल है, जो ओमिक लॉ, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उसके एग्जांपल है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट नोट करो, ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। नोट करो, इसको अंडरलाइन करो। कर लिया नोट सबने? 1 minute sir. जैसे न्यूटन का लॉ है ना फंडामेंटल, ऐसे ना तो ओम्स लॉ कोई बेसिक लॉ है, ना ही ओम्स लॉ कोई फंडामेंटल लॉ है। ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है किसके बीच में? वोल्टेज एंड करंट के बीच। ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपको हेल्प करेगी बेटा कॉम्पिटिशन के अंदर। देखो, इट इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला just used to find the potential difference, just used to find the potential difference. ये भी नोट करो आप। Ohm's law is valid only for linear conductor। ये लिमिटेशन में चल रहे हैं सारे पॉइंट। एक पॉइंट पहले देखो, कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए लिमिटेशन में, दोबारा देख लो। ये तो एग्जाम्पल को छोड़ दो। आपने सबसे पहला पॉइंट पढ़ना था, फर्स्ट पॉइंट ये जो आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट पॉइंट, इसको नंबर 1 कर लिया होगा आप। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल को छोड़ते जाओ, इनको मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने देखे हैं सिर्फ, सब एग्जाम्पल है। ये फिर दूसरा पॉइंट बनता है, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। इसको दूसरा पॉइंट बना लो, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। तीसरा ये बन गया, ओम्स लॉ इज नॉट फंडामेंटल बट इट इज एम्पिरिकल, इट इज एम्पिरिकल। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा शायद, नहीं तो रिकॉर्डिंग से आप नोट कर लेना जो मैं आपको भेज रहा हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ एज पर यू। नेक्स्ट पॉइंट ये, ओम्स लॉ, सॉरी अगली शीट पे चला गया। Ohm's law is valid only for linear conductor in which VI ratio is constant। तो क्या इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? बोलो। Yes. Yes, sir. अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आपने आंसर करना। बताओ यहाँ क्या आएगा? Sir, directly proportional. बताओ चारों में से। ये ऑप्शन Option A. Sir, A option. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड। गौरव आपने आंसर करना है। गौरव क्वेश्चन पढ़ लो। Yes, sir. सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर बताना है आपने। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, Second. सेकंड आएगा ना बेटा ये? Yes, sir. ओके, बिल्कुल सही है बेटा। इस पे मत चलाओ, ये आप लाइन में आप लोग करोगे तो सारा क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। Sir, C और D किसके symbols हैं? ये इंडक्टर है बेटा, इंडक्टर पढ़ा नहीं अभी हमने, आगे आएगा चैप्टर। इसको बोलते हैं इंडक्टर। अच्छा किया आपने पूछा। 3 कंपोनेंट पढ़ोगे फिजिक्स में, 2 पढ़ चुके हो। एक रेजिस्टेंस पढ़ लिया,
एक कैपेसिटर पढ़ लिया, और एक आपने अभी नहीं पढ़ा जो कि इंडक्टर होता है, कॉइल होती है। ये वाला सिंबल किसका है बेटा? ये सिंबल है इंडक्टर का। पूरा नहीं लिखूंगा, IN लिख। इंडक्टर, इसको इसके यूनिट होते हैं, इंडक्टेंस के यूनिट होते हैं हेनरी, लेकिन ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। इसके यूनिट क्या होते हैं? ओम। इसके यूनिट होते हैं फैरेड, और इसके यूनिट होते हैं हेनरी। H से डिनोट करेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आप, अभी नहीं। तो चले आगे बढ़े बेटा। ओके, इसको क्लियर कर दो। अनिरुद्ध, आपके लिए क्वेश्चन। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं अनिरुद्ध? सर जो ओम लॉ फॉलो करते हैं वो ओमिक होते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते? नॉन ओमिक। वेरी गुड। जैसे मेटल, ये सब हमने किया हुआ है, इसलिए पास। नॉन ओमिक, वी नो, सब हम जानते हैं। ये नॉन ओमिक डिवाइस है। थर्मिस्टर इज नॉन ओमिक। अब थर्मिस्टर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, वैसे तो ये सिलेबस में भी नहीं है। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर है, समझो सेमीकंडक्टर है, इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, ये सेमीकंडक्टर है सारे। एग्जांपल, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब भी नॉन ओमिक है, सेमीकंडक्टर भी नॉन ओमिक है, सब एग्जांपल है। अब क्वेश्चन है मेरा, आप में से किससे पूछूंगा? चलो कोई भी आंसर करना, सबके लिए ओपन है। ये देखते हैं कौन देता है। बोलो क्या आंसर आएगा? Sir, both. सर ऑप्शन ए। Option. चने ए। यही तो डेफिनेशन है, बी सी बोली जा रहे हो। ohms law is applicable only for ohmic conductor। ohmic conductor क्या होते हैं? जो ओबे करते हैं ohms law को। बताओ ये। बोलो क्या आंसर है इसका? सर सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। चेक कर लो अच्छे से। सी। Yes. सर सी ऑप्शन। इज करेक्ट, शाबाश। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस तक रिवाइज करवा दिया बेटा, वेट करो अभी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टर इन सीरीज। मान लो 3 रेजिस्टर है, उनको मैंने सीरीज में लगा दी।
एक चीज का ना अपने दिमाग में फिक्स कर लो, हमने कैपेसिटर भी किए हैं सीरीज में पहले, अब ये है रजिस्टर इन सीरीज। सारी टेक्निक सेम है, फॉर्मूले अपोजिट है। सीरीज में करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा। कल मैं आपको पेपर पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आज मैं आपको स्लाइड शो दिखा रहा हूँ। हाँ यशिका बोलो बेटा, कुछ बोलना है? वीडियो ऑन किया आपने? ये नोट करो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा इक्वल सेम करंट पास होगा बेटा, सेम करंट पास होगा। बस सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो, बाकी ज्यादा उसमें परेशान मत हो। रेजिस्टेंस इन सीरीज आपने 10th में किया हुआ, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वोल्टेज ऐड होती है सीरीज में, करंट सेम रहता है। ये सारे पॉइंट हमें पता है, इसलिए मैं फास्ट निकाल रहा हूँ। वोल्टेज का रेशियो क्या होगा? उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये नोट करो बेटा फॉर्मूला। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे? R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू नेट वोल्टेज। और दूसरी वोल्टेज, दूसरे रजिस्टर में वोल्टेज कैसे निकालोगे? दूसरे रजिस्टर में आप निकालोगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट वोल्टेज। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि आप ऐड करते हो। इवन टोटल रेजिस्टेंस बड़े से भी बड़ा ही होगा, पता ही है वो तो। जब एक 2 ओम का एक 3 ओम का, तो नेट कितना हो गया? 5 ओम। और 5 ओम 3 से तो बड़ा ही है ना, तो कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं अभी तक बताई मैंने आज। सिंपल चल रहा है सारा, देखते जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग के बाद नोट कर लेना। पैरेलल में क्या होता है ये भी आपको मालूम है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। आपके घर में जितने भी अप्लायंस लगे हैं ना, आपके घर में जितने भी अप्लायंस है वो सब पैरेलल में लगे हैं। आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस ये है। फिर आपके घर में टीवी चल रहा है, उसका रेजिस्टेंस ये है। सब कुछ पैरेलल में होता है। कुछ और चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस आप निकाल लेना, वो ऐसे लगा होगा। या अपने घर में गीजर लगाया हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस भी। उसका कारण है क्योंकि आपको जो इनपुट मिल रही है ना, वो 200 वोल्ट 220 वोल्ट मिल रही है, और हम चाहते हैं कि सभी को ही 220 मिले। तो सभी को 220 तभी मिलेगी जब आपने इनको पैरेलल में लगाया हो। तो पैरेलल में वोल्टेज यहाँ पर भी V रहेगी, यहाँ भी V रहेगी, यहाँ भी V रहेगी, और करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड होगा। तो पैरेलल के अंदर बेटा वोल्टेज सेम रहती है, उल्टा होगा। सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज अलग अलग थी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है,
करंट अलग अलग। ये आपने 10th में किया हुआ है सब बच्चों ने। हाउ वोल्टेज एंड करंट वेरी, वो मैंने बता दिया। ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको। करंट तो देखो डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम रहे, वोल्टेज सेम रहे, करंट डिवाइड होगा, तो इतना ही ध्यान रखो, करंट डिवाइड होगा पैरेलल में, वोल्टेज सेम रहेगी, और कुछ नहीं है। तो कोई फॉर्मूले नहीं देखने आते, ये वाला फॉर्मूला देखना है, ये वाला फॉर्मूला आपने देखना है। बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैपेसिटर, जो सीरीज में था कैपेसिटर के, वो रेजिस्टेंस में क्या है, पैरेलल में। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे वो पॉइंट है जो मैंने बता दी। ये एक सर्किट है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। ये जो लास्ट तीसरे नंबर पे आया ना पॉइंट, कंप्यूटेशन वाले बच्चे, आपको हेल्प करेगा फटाफट करंट निकालने में, क्योंकि करंट 1/R के रेशो में आएगा, 1/R के रेशो में आएगा। मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है 20 और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 10, पीछे से करंट आ रहा है 10 एम्पियर ही आ रहा है। अब मुझे ये वाला करंट निकालना है I1। I1 का मतलब ये हुआ इनवर्स रेशो में। इस रेशो कैसे लेते हैं, 1/20 रेशो 1/10, इसमें आपने करंट को डिवाइड करना, करंट को, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2, क्या बन जाएगा 1/2। अब ये करंट 1, जैसे हम छोटी क्लासेस में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करते थे, इन्वेस्टमेंट कम है तो 1 दोनों का सम आएगा नीचे। रेशो में आप कैसे निकालते हो, जिसका निकालना है उसको पहले नीचे सम और फिर ये टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास I1 करंट आ जाएगा। मैं तो आराम से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टच स्क्रीन नहीं है, तो हाथ से मैनुअली करना पड़ रहा है, इसलिए हैंडराइटिंग भी नहीं अच्छी आ रही है, बट समझा रहा हूँ मैं। I1 कितना आ गया, अब I1 यहाँ पर आ गया 10/3। अब आप ही बताओ I2 कितना होगा, I2 कितना होगा। I2 इसके फेवर में आ रहा है ना, 2 के, तो ये बन जाएगा 20/2, ये बन जाएगा 20/2। ऐसे ही अगर और भी रेजिस्टेंस लगे होते ना, ऐसे अगर यहाँ पर भी कोई और रेजिस्टेंस लगा होता, जितने मर्जी रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा लो, आपको क्या करना है, इनवर्स रेशो में करके रेजिस्टेंस को इनवर्स रेशो से करंट निकालना है। ये काम आपको खुद करना है। अब ये जो फॉर्मूला नंबर 3 है ना, इसको आप नोट कर लो, पैरेलल में करंट इनवर्स रेशो में डिवाइड हो, पैरेलल में करंट इनवर्स रेशो में डिवाइड हो, इट इज डिवाइडेड इनटू इनवर्स। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको। Yes, sir. Yes, sir. आगे कुछ नोट नहीं करना, ये भी कुछ भी नोट नहीं करना। ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसका आंसर दे दो, लास्ट स्लाइड है यार, ऑप्शन भी ले लो, सब आंसर निकालो।
ऑप्शन दे रहा हूँ. A wire of resistance 4R is bent in the form of a circle. What is the effective resistance between the ends of the diameter? देखिए, अब ये सर्कल बनाऊंगा मैं, अजीब सा बनेगा, बट आप समझ लो कि सर्कल है. ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर का एंड है. इसके अबाउट आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है. मान लो यहाँ बैटरी लगी होती है, लगी है या नहीं लगी. इसका टोटल रेजिस्टेंस 4R है. आपने हाफ ऑफ कर दिया ना इसको, हाफ ऑफ कर दिया तो ये कितना रह गया? ये वाला तो हो गया 2R, और ये वाला कितना रह गया? ये वाला हो गया 2R, हो गया ना 2R. अब ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? अगर मैं इनका रेजिस्टेंस बनाऊं 2R, और नीचे वाले का भी रेजिस्टेंस बनाऊं 2R, तो आप ही बताओ क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में. पैरेलल में. और पैरेलल में है तो फिर आपका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? R. R होगा क्या? 4R होगा. रेसिप्रोकल ऐड होंगे, तो आपका आंसर ये आना चाहिए, आना चाहिए. तो आप चेक करते हैं यहाँ आंसर क्या आ रहा है इसका. इसका आंसर होगा हाँ. क्या ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? या रिपीट करूं? रिपीट करूं क्या इसको? देखो ये सर्कल था, मुझे इसके अक्रॉस निकालना. ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ले लो, नीचे वाले का रेजिस्टेंस ले लो. ऊपर वाले का भी 2R है, नीचे वाले का भी 2R है. अब ये 2 लिखा है मैंने. ये दोनों पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? 1/R, 1/2R प्लस 1/2R. सॉल्व कर लेना, पता नहीं क्या लिखा था मेरे से, तो आप इसको सॉल्व कर लेना. ये R बनेगा बेटा. आंसर इज R. आंसर इज R. नेक्स्ट देखो. सॉल्व कर दिया यहाँ. सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर देना आप. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इन पैरेलल इज ऑलवेज. बोलो ABCD से. लेस B. बोल था तो मैंने आंसर दे दिया लेस. ये आपका टॉपिक हो चुका है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं रेजिस्टिविटी को. जब इस कनेक्टर में से कोई करंट पास करेगा तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के बढ़ने से इंक्रीज होता है और एरिया के बढ़ने से डिक्रीज होता है. ये सब पता है आपको, इसलिए मैं पास स्लाइड को पास कर रहा हूँ. अगर ये रेजिस्टेंस है, दूसरा बड़े एरिया का है, तो ज्यादा पाथ होगा, इजीली वो मूव करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. तो रेजिस्टिविटी आपको मालूम है क्या होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. कॉपर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी. तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे भी करता है. 2 फैक्टर आ गए. प्रोपोर्शनैलिटी से रेजिस्टिविटी आता है. यूनिट यहाँ से निकाल लो, सब निकाल लेगा ओम में. इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है.
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। टाइम पे भी ध्यान रखना, मैं स्लाइड पे कुछ तुम्हारी क्लास में मिस हो जाती। क्या टाइम हुआ? हाँ, 5 मिनट पड़े। डेफिनेशन क्या होगी रेजिस्टिविटी की? अगर एरिया को 1 ले ले, एल को 1 ले ले, तो रेजिस्टिविटी आर। तो डेफिनेशन नोट कर लेना, पहले नोट नहीं की जाती, शायद नोट नहीं की। Resistivity of a material is numerically equal to the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. नोट करना है क्या इसको, या पता ही है आपको? पता ही है इतना, नॉलेज प्लस। ये क्वेश्चन आया हुआ कंपटीशन में। क्या चीज? Resistivity is the property of material, but resistance is the property of conductor. फर्क है इसमें। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। और रेजिस्टेंस इज द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। बल्क होता है वॉल्यूम अंदर। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। रेजिस्टिविटी लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज। ये वर्ड आ गया आपके पास एक एक्स्ट्रा। अगर इम्प्योरिटी बढ़ेगी या चेंज होगी तो मटेरियल का वैसे तो नेचर ही बदल जाएगा, उसी में मैं ले लेता हूँ इम्प्योरिटी को। लेकिन इम्प्योरिटी अगर बढ़ेगी या कम होगी तो मटेरियल का नेचर बदलेगा, जिससे रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, जिससे रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। और चौथा पॉइंट क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद द इम्प्योरिटीज। alloy is more than resistivity of alloy is more than that of its constituent element. alloy आप समझते हो, स्टील एक alloy है, कार्बन और आयरन से मिलके बनता है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि alloy की रेजिस्टिविटी उनसे ज्यादा होती है जिनसे वो बनता है alloy, जिससे वो alloy बनता है। ब्रास, कॉपर और उससे बनता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। ये चीजें ना छोटे छोटे पॉइंट नोट करने आप। एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटन, मैग्नियम, नाइकोरम, ये सब अलॉय है। कॉन्स्टेंटन, मैग्नियम, नाइकोरम, इनकी रेजिस्टिविटी हाई है और इनको हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में, मीटर ब्रिज, ये अप्लायंस है, डिवाइस है। लेकिन सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, अलॉयज की हाई होती है और मेटल की लो होती है। इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक केबल बनाने में, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, उसमें हीट लॉस नहीं होगा। हीट लॉस कहाँ होता है? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ऐसी घर में फ्यूज वायर बनती है, ये भी नोट कर लो। फ्यूज वायर कौन से मटेरियल से बनती है? फ्यूज वायर बनती है टिन और लेड के का अलॉय है। ये देखो, ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, टिन और लेड से बनता है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट ना आपको हेल्प करेंगे। और इसकी रेजिस्टिविटी भी लो रेजिस्टिविटी। अच्छा, टाइम हो गया। टाइम हो गया, कोई बात नहीं, टाइम हो गया तो मैं इसको यही रोक रहा हूँ। और आपने आज रिवाइज किया है, कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिले, उसको आप लोग पढ़ लेना। कल फिर हम वापस शीट पे आएंगे और अगला अगला टॉपिक न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। ओके।